हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ चौधरी। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक है फ्रिक्शन। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या फिर आप टर्म्स कहें तो रियल वर्ल्ड में फ्रिक्शन एक बहुत कॉमन वर्ड है। और तो ये फ्रिक्शन होता क्या है आज हम इसे समझेंगे। उसके क्या इफेक्ट पड़ता है वो सब चीज़ आज हमें जानेंगे इसे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पहले फ्रिक्शन होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन। तो जब कोई दो सरफेस आपस में एक दूसरे पर रब करती है, जैसे एक सरफेस है मान लो ये है और एक दूसरी सरफेस ये है। जब एक दूसरे पे इसको रब किया जाता है, जब इसको मैं इधर से इधर हिला के रब करूंगा एक दूसरे पे, तो ये फ्रिक्शन दो एक दूसरे के प्रति ये फ्रिक्शन जनरेट करती है, मतलब एक दूसरे के प्रति एक फोर्स जनरेट करेंगी। और जो जो फोर्स होगा वो आप इस डायरेक्शन में अपोजिट और सेम होगा। जो डायरेक्शन होगी इसके अपोजिट होगी और इक्वल होगा। जब अगर इस सरफेस की बात करें तो वो फोर्स मान लो इस तरफ पड़ रहा है। अगर इसको बड़ा करके देखें, मान लो ये सरफेस है, एक दूसरी सरफेस ये है। अगर अपन सर ये ऑब्जेक्ट वन है, ये ऑब्जेक्ट टू है। अगर ऑब्जेक्ट वन की बात करें, ऑब्जेक्ट वन के लिए अगर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है तो ऑब्जेक्ट टू के लिए फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा। मतलब दोनों जो ये अगर ये F1 मान लो और इसके लिए F2 मान लो, तो दोनों के जो फ्रिक्शन होगा वो इक्वल होगा। F1 इज इक्वल टू F2, बट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन होगा। जैसे यहाँ पे इस तरफ है तो दूसरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये एक दूसरे के पैरेलल होता है और ये अलोंग द सरफेस फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है। अलोंग द सरफेस का मतलब क्या है, अगर कोई कर्व है तो कर्व में क्या होगा, जो इसका ये कर्व है और ये एक हुआ है मान लो, तो अब कर्व में जो इस पॉइंट पे जो उसका टेंजेंट है उसके पैरेलल में होगा, वो उस टेंजेंट के साथ में होगा। और अगर नॉर्मल, अगर जैसे यहाँ पे सिंपल हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो अलोंग द सरफेस हो गया। तो फ्रिक्शन फोर्स होगा, एक तो दो चीजें अपन को पता चली, एक तो अपोजिट जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो दो सरफेस के आपस में रब करने के कारण एक फोर्स जनरेट होती है, जो फोर्स इक्वल होती है मैग्नीट्यूड में। मतलब कि जो मैग्नीट्यूड होता है दोनों का इक्वल होता है और जो डायरेक्शन होती है अपोजिट होती है। और जो ये फ्रिक्शन फोर्स ये जनरेट हो रहा है ये अलोंग द सरफेस हो रहा है। अगर कोई कर्व की बात करें तो कर्व के टाइम पे क्या होगा, जो जो कर्व जिस पॉइंट पे टकराएगा, मतलब जिस पॉइंट पे इस पॉइंट पे टच कर रहा है ये, तो उस पॉइंट पे लोकल जो टेंजेंट जनरेट होगा उस टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसमें अपन को ये इसकी डेफिनेशन हो गई इससे। और ये जो हमेशा जो ये फोर्स जनरेट होगा, ये जैसे अपन जो जैसे एक ये गाड़ी ले लो, मान लो अपनी गाड़ी है, थोड़ी सी पुरानी वाली है, तो डब्बे टाइप गाड़ी है, ये चल रही है, मान लो ये चलने लगी। तो अगर ये इस तरफ मोशन, इसका मोशन जो इसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में है, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो अपोज करेगा, मतलब वो इस डायरेक्शन में होगा। मतलब जो रिलेटिव मोशन होगा उसके मोशन को अपोज करता है वो हमेशा। और अगर मोशन नहीं हो रहा है तो क्या कर रहा है, स्लिप टेंडेंसी टू स्लिप, जिस डायरेक्शन में स्लिप होने की टेंडेंसी है उस डायरेक्शन के अपोज करेगा वो। तो अपन को दो चीज पता चली, एक तो कैसे जनरेट हो रहा है पता चल गया, एक पता चला कि जो जहाँ पे मूव करना चाह रहा है अपनी जो, जैसे इस टाइम ये गाड़ी मान लो, ये गाड़ी इस तरह मूव करना जा रही है वी डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी वी से इस डायरेक्शन में, तो ये हमेशा इसको अपोज करना चाहेगा, मतलब उसको रोकना चाहेगा, उसकी स्पीड को धीरे करना चाह रहा है ना। अब जो इसका मैग्नीट्यूड होता है फ्रिक्शन का, वो जैसे अगर इसमें बात करें, यहाँ पे जीरो जीरो से इस पॉइंट तक, ये पॉइंट कौन सा है, मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम फोर्स। तो जीरो से मैक्सिमम तक वैल्यू वेरी करती है फ्रिक्शन की। तो जीरो भी हो सकता है और मैक्सिमम एक वैल्यू होगी, जो बताएंगे मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो कितनी होती है उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू। मान लो इसको अपन एफ से मान रहे हैं इस टाइम, तो जीरो से एफ के बीच में, एफ से नहीं मान रहे, मान लो एफ इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू मान लो एक 30 न्यूटन आई अपने पास। तो जीरो से 30 के बीच में वेरी कर सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है जीरो से 30 के बीच में, और होगा इस जीरो से 30 के बीच में, मतलब वो नेगेटिव नहीं जा सकता। मतलब कुल मिला के ये पॉइंट पता चला अपने
कि एक मैक्सिमम पॉइंट तक जाता है, उससे मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं जा सकता, और वो नेगेटिव नहीं जा सकता। दो चीज़ पता चली अपन को इस बात से। क्लियर? और अब बात करें इसकी जो वैल्यू होती है, जो अपन को मैक्सिमम वैल्यू जा रही है, वो किस बात पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है जो जो सरफेस है, जैसे यहाँ पे अपनी सरफेस 1 और 2 थी, तो ये सरफेस की जो प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड करेगी। जो जो मेटिंग जो सरफेस है, जिन दो सरफेस को जो मिल रही है, जिसके कारण फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, तो एक तो उसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है, और उसके नॉर्मल कंपोनेंट है ना, उस फोर्स पे डिपेंड करता है। तो दो चीज पे डिपेंड कर रहा है फ्रिक्शन, एक तो उसकी मेटिंग सरफेस की प्रॉपर्टीज पे, और एक नॉर्मल कंपोनेंट उस पे। नॉर्मल कंपोनेंट को एन से अगर लिख रहे हैं और मेटिंग सरफेस को उसकी प्रॉपर्टीज पे, तो दो चीज पे फ्रिक्शन डिपेंड कर रहा है। उसकी वैल्यू 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक जा रही है, 0 से मैक्सिमम मान लो जो भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, उसके बीच में वेरी करेगा। और तीसरा, उसके रिलेटिव मोशन को हमेशा अपोज करता है। वो जिस डायरेक्शन में अपन जाना चाह रहे हैं उसको फ्रिक्शन हमेशा अपोज करेगा। तो ये चीज अपन को पता चली इसमें। अब फ्रिक्शन दो टाइप का हो सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन को अपन काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। काइनेमेटिक अलग चीज हो गया, काइनेटिक अलग हो गया। तो ध्यान रखना, डायनेमिक फ्रिक्शन और काइनेटिक, इसको ये दो, इस दो नाम से बोलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है एक तो, और एक डायनेमिक फ्रिक्शन होता है। डायनेमिक फ्रिक्शन को अपन क्या बोल सकते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। तो ये होता क्या चीज, अब देखते हैं। अब अगर अपन बात करें, एक बॉक्स है ना, ये एक बॉक्स या ब्लॉक है जिसका वेट है W। ये ब्लॉक रखा हुआ है एक सरफेस पे, है ना, इस सरफेस पे रखा हुआ है। अभी इस ब्लॉक्स W वेट है जिसका, इसको अपन खींच रहे हैं। एक बंदा आया, वो कहता है कि नहीं, ये पड़ा हुआ बहुत देर से पड़ा एक जगह, मैं उसको दूसरी जगह लेना चाह रहा हूँ। तो क्या करेगा, इस जगह पे फोर्स लगा रहा है, मान लो वो फोर्स P लगा रहा है ना। तो वो इस डायरेक्शन में इसको खींचना चाह रहा है कि नहीं, यहाँ पे नहीं रखना है मेरे को, इस कमरे में नहीं रखना है मेरे को, दूसरी जगह ले जाना है। तो उठा नहीं रहा उसको, वो सीधे उठा के ले जाने नहीं चाह रहा। मान लो इस पोजीशन से वो इस पोजीशन पे ले जाना चाह रहा था। ये पोजीशन ये 1, ये पोजीशन 2। तो वो कह रहा है कि नहीं, मैं उठा के नहीं ले जाऊंगा, मैं घसीट के ले जाऊंगा इसको, मतलब मैं उसी के साथ खींच के ले जाऊंगा उसको। तो उसने एक रस्सी बांधी, या फिर उसको पकड़ा यहाँ से, और उसको खींच के इधर ले जाने की ट्राई कर रहा है वो। तो अब इस बीच में क्या क्या होता है देखो। पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं अपन, इस बॉक्स का। तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या होता है, जो फोर्स लग रहे होते हैं उसको अपन को दिखाना होता है। तो यहाँ पे W फोर्स किस तरफ लगेगा? नीचे की तरफ। W क्या है? यहाँ पे वेट है उसका। दूसरा P फोर्स इधर लग रहा है, ये तो हमें पता ही है। एक हमें पता है नॉर्मल फोर्स लग रहा है इसके कारण सरफेस, ये सरफेस पे जो इसके कारण एक सरफेस पे फोर्स लगेगा। तो एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट। तो यहाँ पे एक फोर्स जनरेट कर रहा है जिसको अपन N से लिख रहे हैं, नॉर्मल। एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है ना, फ्रिक्शन भी तो लग रहा है, तो वो अपन ने यहाँ दिखा दिया। और F और N का एक नेट फोर्स है जिसको अपन R से लिख रहे हैं। क्लियर? और R और F N के बीच में एक एंगल है जिसको अपन अल्फा से लिख रहे हैं। तो ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अब जब अपन P फोर्स अपन ने लगाया उसने खींचने के लिए, तो स्टार्टिंग में 0 फोर्स था, अपने आप पड़ा था, अपने आप तो कोई फोर्स नहीं लगा था ना, वो अपने आप तो वो एक जगह पड़ा था बॉक्स। अब उसको जब अपन ने फोर्स लगाना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में 0 था। इसको अपन एक ग्राफ से दिखाते हैं, चलो इसको। ये कह रहा है यहाँ पे फोर्स, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो F है, और ये वाला P है जो वो लगा रहा है बंदा उसको दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो स्टार्टिंग में 0 पे था जब उसने कुछ भी फोर्स नहीं लगाया, तो उस टाइम फ्रिक्शन फोर्स भी 0 था। अब क्या कह रहा है, जब जैसे जैसे उसने फोर्स आगे बढ़ाया, तो 45 डिग्री पे, तो उसी जितना जितना फोर्स वो लगाएगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता जाएगा, मतलब F इज इक्वल टू P। उसके बाद में एक
मैक्सिमम फोर्स आएगा, मतलब जितना अपन फोर्स लगाएंगे, ऐसे तो नहीं कि वो हमेशा फ्रिक्शन फोर्स को अपोज करता जाएगा, कुछ टाइम और फोर्स लगेंगे तो आगे बढ़ेगा ना वो। तो इस रीजन को अपन कहते हैं स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है? नो मोशन, कोई भी मोशन नहीं हो रहा होता, मतलब एक ही जगह पे पड़ा है अपना बॉक्स। अभी बॉक्स अपना जगह से हिला नहीं है, अपन को जगह 1 से 2 पे ले जाना था, पर अभी अपन ले नहीं गए, अभी केवल वो उधर ही पड़ा है 1 पे। ये स्टैटिक फोर्स आ गया, स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया। मतलब स्टैटिक क्यों बोल रहे हैं फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन नाम से मतलब अब तो नाम से पता चल रहा होगा कि उसी जगह पे रह रहा है वो, है ना। एक मैक्सिमम फोर्स तक गया वो, इसके बाद में क्या हुआ, अब वो चलने लगा। कुछ देर ऐसे थोड़ा आप कोई फोर्स लगाओगे, आपको एक भारी बॉक्स पड़ा है, आपने पहले थोड़ा सा दम लगाया वो हिला ही नहीं, थोड़ा और दम लगाया वो हिला ही नहीं, थोड़ा और दम लगाया आपने बढ़ाया फिर भी वो नहीं हिला, फिर आपने और ज्यादा दम लगाया तो हिलने लग गया वो। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जा रहे हो उतना ही उतना फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है जो उसको काउंटर कर रहा है, मतलब अपनी जगह पे रह रहा है वो, है ना। अब कह रहा है कि ये इस मैक्सिमम फोर्स तक आया, फिर इसके बाद में जब आपने हिलने लगा तो इसमें क्या होता है, हल्का सा फ्रिक्शन फोर्स ड्रॉप हो जाता है और फिर एक कांस्टेंट उस पर चलता रहता है। और जब जब बहुत ज्यादा फोर्स और ज्यादा वेलोसिटी बढ़ जाती है, तब क्या होता है, वो कांस्टेंट हल्का सा जो उसका फ्रिक्शन फोर्स है लास्ट में कम हो जाता है ना। ये होता है इसका डायग्राम फ्रिक्शन फोर्स का। तो मतलब स्टार्टिंग में तो कांस्टेंट रहता है ये एफ इज इक्वल टू पी, जब स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें, वो स्टैटिक फ्रिक्शन के लास्ट पॉइंट पे जब, है ना, उस पॉइंट को बोलते हैं मैक्सिमम फ्रिक्शन। इस पॉइंट को मान लो, इसको ए से जब डोनेट कर रहा हूं मैं, तो इस टाइम फ्रिक्शन कितना है, एफ इज इक्वल टू म्यू एस एन। फिर उसके बाद में यहाँ पे जब हिलने लगा, जब चलने लगे आगे, तो क्या होता है, थोड़ा सा फ्रिक्शन को ड्रॉप हो जाता है। मतलब थोड़ा अब, मतलब जितना जैसे आप मान रहे थे आपने 100 न्यूटन, यहाँ पे 0 न्यूटन फोर्स लगाया आपने, फिर इस पॉइंट पर आए तो इस पर 10 न्यूटन, 20, 30, फिर आगे 40, यहाँ पे आपने 50 न्यूटन फोर्स लगाया। 50 न्यूटन तक वो आगे नहीं खिसका, इस पॉइंट पर जब मैक्सिमम पॉइंट आया। फिर जैसे ही आपने 51 न्यूटन लगाया तो आगे खिसने लग गया, और जो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स था 50 तक इज इक्वल टू 50 था ना, वो कम हो गया। अब जो वो रोक रहा है वो 50 से कम फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है, मतलब अब कम उस पर जा रहा है जब वो मूव करने लग गया। क्लियर? तो इसको कहते हैं डायनामिक फ्रिक्शन। जब ये मूव करने लग जाएगा तब उस फ्रिक्शन को बोलते हैं डायनामिक फ्रिक्शन। इसका मतलब क्या पता चला अपन को? स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक होता है, जब तक वो एक ही पोजीशन पर है, मतलब जो अपना बॉक्स है वो उसी पोजीशन पर है, तब उस फ्रिक्शन जो जनरेट हो रहा है उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब वो बॉक्स मूव करने लग जाता है उस टाइम जो फ्रिक्शन लग रहा होता है, ये मोशन के टाइम की बात है, तो उसको कहते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर? और यहाँ पर फ्रिक्शन कितना है, ये वाला फ्रिक्शन है, और यहाँ पे एफ इज इक्वल टू म्यू डी एन, म्यू डी एन से डोनेट करते हैं। तो ये अपन सीखेंगे क्या चीज होती है म्यू एस एन म्यू डी एन, ये भी अपन करते हैं, समझते हैं। तो हमें दो चीज पता चली, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, डायनेमिक फ्रिक्शन क्या है। स्टैटिक क्या है, जब वो कांस्टेंट एक ही जगह पर है, और डायनेमिक क्या है, जब वो मूव कर रहा है तब उस टाइम फ्रिक्शन है, तो है ना। अब अपने बॉक्स की बात करें, मान लो कंडीशन 1 है, अब अपने 3 कंडीशन है। एक कंडीशन, तो अपन इस फ्रिक्शन को 3 कंडीशन में डोनेट मतलब दिखा सकते हैं। पहली कंडीशन केस 1, जब ये पॉइंट से इस पॉइंट जो मैक्सिमम पॉइंट है उससे जस्ट पहले की बात है, मतलब जो अपना बॉक्स एक ही जगह पड़ा हुआ है ना। तो उस फ्रिक्शन, उस टाइम में फ्रिक्शन कितना कितना होता है, एफ इज इक्वल टू पी, जितना फोर्स लगा रहा है उतने फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, उतने अपोज करा है, इसलिए वो एक जगह पे पड़ा हुआ है। मान लो आपने पहले स्टार्टिंग में 0 न्यूटन लगाया था, फिर 10 न्यूटन, 30 न्यूटन, और मान ले लास्ट में 49 न्यूटन तक लगाया, एक ही जगह पे पड़ा रहा हो, है ना। फिर आपने लगाया, मैक्सिमम फोर्स आ गया 50 न्यूटन, आपने 50 न्यूटन लगाया, और वो कह रहे हैं अभी भी जगह पे तो एक ही पड़ा हुआ है। पर इस केस में क्या है, स्पेशल केस क्यों है ये, क्योंकि इस और केस में, इस केस में डिफरेंस क्या है, केस फर्स्ट और केस टू में। अब कह रहा है कि अब इससे एक भी थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स लगा दोगे ना तो ये मूव करने लग जाएगा, मतलब वर्ड जो मूव पे है, मतलब जस्ट मूव करने वाला है, मूव हुआ नहीं है, बस करने वाला है मूव, अब थोड़ा सा और फोर्स लगा दिया तो इस केस को अपन स्पेशल केस कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इम्पेंडिंग स्लिपिंग। इसको तो अच्छी तरह यहां लिखूं अगर मैं,
इम्पेंडिंग स्लिपिंग स्लिपेज या फिर इम्पेंडिंग मोशन या फिर वर्ज ऑफ स्लिप। इस केस को इन नाम से बोलते हैं। इम्पेंडिंग स्लिपेज मतलब स्लिप होने ही वाला है, वो अभी स्लिप नहीं हुआ, अभी उसी जगह पे है। ये इम्पेंडिंग मोशन मतलब मोशन होने वाला है उसका, जस्ट आप थोड़ा सा और फोर्स लगाए और वो अपनी जगह से हिलने लग जाएगा। मतलब अभी मोशन हुआ नहीं है, पर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोर्स लगाओगे और वो मोशन स्टार्ट हो जाएगा। या फिर वर्ज ऑफ स्लिप मतलब स्लिप हुआ नहीं है, होने वाला है जस्ट। तो इस केस को अपन स्पेशल केस कहते हैं। ये केस 2 के लिए बात कर रहे हैं अपन। केस 2 में मतलब 50 न्यूटन लगाया आपने, तब वर्ज ऑफ स्लिप पे आ गया, मतलब स्लिप हुआ नहीं है अभी, मतलब मोशन स्टार्ट हुआ नहीं है, पर आप थोड़ा सा भी अगर एक्स्ट्रा मोशन लगाओगे, फोर्स लगाओगे, तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा। ये केस 2 है। और केस 3 कब है? जो आपने 50 से ऊपर फोर्स लगा दिया। 50 से ऊपर मतलब 51, और 51 से 100 न्यूटन तक कोई सा भी लगा दो। 50 से जस्ट ऊपर गए और मूव होने लग गया, मूव होने लग गया मतलब केस 3 डायनेमिक फ्रिक्शन आ गया। तो केस 1 और केस 2 है तो स्टैटिक फ्रिक्शन के केस ही, और इनमें डिफरेंस क्या है? वो तो है स्टैटिक फ्रिक्शन का केस जब F इज इक्वल टू पी है, और सेकंड केस क्या है? जब मैक्सिमम फ्रिक्शन तक चला जाएगा, मतलब जहां तक वो रोक सकता था उसने रोक लिया, उस फ्रिक्शन ने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया। केस 2 इंपेंडिंग स्लिपेज में पहुंच गया। तो इस वर्ड को याद रखना, इंपेंडिंग स्लिपेज, इंपेंडिंग मोशन, वर्ड जो स्लिप, ये पॉइंट मतलब जब मैक्सिमम फ्रिक्शन पहुंच चुका है, इसके ऊपर जाते ही मूव करने लग जाएगा, और मूव करने लग जाएगा तो केस 3 आ जाएगा डायनामिक फ्रिक्शन का। क्लियर? तो अगर अपन अब इसमें फोर्स जब मैक्सिमम फ्रिक्शन पे आता है, उस केस में फोर्स कितना, फ्रिक्शन कितना होता है? F इज इक्वल टू म्यू एस एन। यहाँ पे म्यू एस क्या है? कांस्टेंट है, और जिसको बोलते क्या है अपन? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर? और एन क्या है यहाँ पे? एन है ये वर्टिकल जो फोर्स है उसका, जो जिसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल। जो नॉर्मल कंपोनेंट है उस फोर्स, जो यहाँ पे जो नॉर्मल कंपोनेंट था, ये वाला एन, वो है यहाँ पे एन। क्लियर? तो फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? म्यू एस जो कि एक कांस्टेंट है, और जो डिपेंड किस, और म्यू एस डिपेंड किस पे करता है? उसकी स्टैटिक जो प्रॉपर्टीज है, जो जो दो सरफेस मिल रही हैं, जो मेटिंग सरफेस है, उनकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। मतलब ये कांस्टेंट है, और वो हमेशा, अगर दो सरफेस सेम है तो हमेशा वो म्यू एस हमेशा सेम रहेगा, मतलब एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए वो सेम रहेगा म्यू एस। तो उन मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है म्यू एस। ये एक कांस्टेंट है जिसको अपन बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और वही केस जब मोशन स्टार्ट हो जाए, जो आपने जो आपने क्या किया, मैक्सिमम फ्रिक्शन से भी ज्यादा फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा? मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तब फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू डी एन। और यहाँ पे म्यू डी भी कांस्टेंट है, जो कि क्या है? कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन म्यू डी। तो जब मोशन स्टार्ट कर जाएगा तब वो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू डी एन हो जाएगी। और यहाँ पे म्यू डी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन। जो ये म्यू डी होता है, ये ज्यादातर कम होता है म्यू एस से। तभी तो अपन ने देखा, जब मोशन स्टार्ट हो जाता है तब जो फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे ड्रॉप हो गई ना, उसी पॉइंट पे जब जस्ट मोशन स्टार्ट हुआ और फ्रिक्शन की वैल्यू ड्रॉप हो गई, देखो यहाँ पे ये लाइन नीचे आ गई जस्ट, और फिर कांस्टेंट पे चली है। तो इसका मतलब क्या है? म्यू डी कम होता है म्यू एस से। ये लगभग 25% कम होता है, अबाउट। ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि हमेशा आपको म्यू एस पता और म्यू डी पूछा है तो आपने 25% कम कर दिया। ये अबाउट होता है मतलब। तो या फिर क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कितना है, ऐसे आप 25% के लगभग कम होता है। मतलब ये ऐसे नहीं कि हर मटेरियल के 25% है, ये रफली एक आइडिया है कि लगभग 25% के करीब कम होता है ना? तो अपने पास मोशन के टाइम पे आज स्टार्ट हो गया।
इससे पहले वाला कंडीशन क्या थी फर्स्ट केस में, जब एफ इज इक्वल टू क्या था पी, स्टैटिक केस में। तो ये वाले दो तो हैं स्टैटिक, और ये तीसरा वाला क्या है डायनेमिक, और इसको काइनेटिक भी बोलते हैं। तो इसको डायनेमिक या काइनेटिक भी बोलते हैं। तो तीसरा केस, ये फर्स्ट टू केस है। पहला केस एफ इज इक्वल टू पी, दूसरा केस मैक्सिमम फ्रिक्शन एफ इज इक्वल टू म्यू एस एन, और तीसरा केस डायनेमिक एफ इज इक्वल टू म्यू डी एन। तो ये तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया अपन ने। यहाँ से मैक्सिमम से जाने से जस्ट पहले पहला केस, मैक्सिमम पहुंचने पे दूसरा केस, और तीसरा जब मोशन स्टार्ट हो जाता है ये वाली लाइन वाला केस। तीन केस हो गए इसके फोर्स के। अब जब कह रहे हो आप मोशन स्टार्ट हो गया, तीसरा केस आ गया, मतलब मोशन स्टार्ट हो गया, तो मोशन स्टार्ट हुआ तो मतलब अब ये एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अब क्या कहते हैं अपन, इसमें न्यूटन का सेकंड लॉ लगा सकते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये लगा सकते हैं ना। ये एफ क्या है, जो फोर्स नेट फोर्स है, जो मोशन है उस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है नेट फोर्स। एम क्या है मास उसका, और ए क्या है एक्सीलरेशन। तो नेट फोर्स कितना है, अगर अपन वापिस से बैक जाएं और फ्री बॉडी डायग्राम देखें, ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम, तो नेट फोर्स कितना है पी इस डायरेक्शन में, एफ इस डायरेक्शन में, तो मतलब नेट फोर्स क्या होगा पी माइनस एफ हो गया इस डायरेक्शन में, है ना। तो पी माइनस एफ इज इक्वल टू एम, एम क्या है मास, तो मास कितना होगा इसका, वेट कितना था डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, तो यहां से मास कितना आएगा डब्ल्यू अपॉन जी, तो डब्ल्यू अपॉन जी इंटू में ए। यहाँ पे एफ की वैल्यू रख दो, मोशन के टाइम पे एफ की वैल्यू क्या है डायनेमिक फ्रिक्शन, तो डायनेमिक फ्रिक्शन कितना होता है म्यू डी एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन जी इंटू ए। ये आ गया न्यूटन सेकेंड लॉ से एक इक्वेशन आ गई अपने पास। क्लियर। तो ये तीन केस थे स्टैटिक फ्रिक्शन डायनेमिक फ्रिक्शन के। स्टैटिक के दो केस थे और डायनेमिक का एक ही केस है। तो एक ग्राफ हमेशा याद रखना, ग्राफ से आपको समझ आ जाएगा कि स्टार्टिंग में फ्रिक्शन बढ़ता है, एक मैक्सिमम पॉइंट तक जाता है, उस मैक्सिमम पॉइंट तक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। उसके बाद में जब मोशन स्टार्ट होता है तो जो मैक्सिमम पॉइंट है वो उस पॉइंट से थोड़ा सा गिर जाता है अपना फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जब मोशन के टाइम पे वैल्यू कम होती है और स्टैटिक टाइम पे जब मैक्सिमम होता है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। सिंपल सा, क्लियर। आओ अपन चलते हैं एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, अगर अपन वापस से एक डायग्राम बनाए उसको, फ्री बॉडी डायग्राम जो हमने बनाया था, देखो ये था फोर्स, ये एन, ये फ्रिक्शन फोर्स, ये पी इस तरफ ले जा रहे थे, ये डब्ल्यू इधर लग रहा था, और इसका जो नेट फोर्स था पी और एन का आर। ये तो जब आर और एन के बीच में एक एंगल होता है, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको अल्फा से डोनेट करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन को। तो ये एंगल किस किस के बीच में, नॉर्मल फोर्स एंड नेट फोर्स, जो नेट रिएक्शन फोर्स है उसके बीच का एंगल है। तो किस किस के बीच का एंगल है, नॉर्मल फोर्स एंड नेट रिएक्शन फोर्स। जो नॉर्मल फोर्स है जिसको एन से लिख रहे हैं, और नेट रिएक्शन फोर्स को आर से लिख रहे हैं, इन दोनों के बीच के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर इसका अपन मैथमेटिक टर्म में देखें तो टेन अल्फा इज इक्वल टू एफ बाई एन, ये तो हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन। पर जब अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, टेन अल्फा मैक्सिमम कब होगी, जब फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा। और फ्रिक्शन मैक्सिमम कब होगा, म्यू एस एन, जब इसकी वैल्यू म्यू एस एन हो जाएगी तब फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है। एन से एन कैंसिल, तो म्यू एस के बराबर हो गया। तो मतलब मैक्सिमम अल्फा की वैल्यू कितनी आई, टेन इनवर्स म्यू एस। और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जब म्यू एस, जब अल्फा मैक्सिमम है
और इसको और एक चीज और बोलते हैं कभी कभी, और क्या बोलते हैं, क्रिटिकल, क्रिटिकल और लिमिटिंग। क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम पहुंच रहा है, क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच रहा है, या फिर लिमिटिंग, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इस अल्फा मैक्सिमम को क्या बोलते हैं? एक तो बोलते हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ फ्रिक्शन, या फिर लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन, या फिर एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। ऐसी अल्फा डी, ये अल्फा मैक्सिमम को नहीं बोल रहे हैं, है ना, अल्फा को बोल रहे हैं यहाँ पे। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन वाला को डोनेट कर रहे हैं, जब मैक्सिमम होगा तब तो उसको बोलेंगे क्रिटिकल और लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और जो म्यूएस है, मतलब म्यूएस में मैक्सिमम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, है ना, तब क्या बोल रहे हैं? एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब म्यू डी की बात कर रहे हैं, मतलब अल्फा की वैल्यू टेन इनवर्स म्यू डी ये आए, उस केस में क्या बोल रहे हैं? अल्फा एंगल ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन। तो इसका मतलब दो केस हैं, स्टैटिक के टाइम पे एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो डायनेमिक टाइम पे एंगल ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन हो जाता है अल्फा। जब ये मूव कर रहा है तब ये अल्फा एंगल ऑफ डायनेमिक हो जाएगा, जब ये मूव नहीं कर रहा स्टैटिक केस में तो ये अल्फा जो है स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। और जब मैक्सिमम पहुंचेगा तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल या लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी बोलते हैं। क्लियर? तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड और नेट रिएक्शन जो आर है उसके बीच के एंगल को। तो जैसे जब स्टार्टिंग में जब आपने फोर्स जीरो होता है तो तब अल्फा एक पॉइंट पर होता है, और जैसे जैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, इंक्रीज हो रही है, तो अल्फा की वैल्यू जो इंक्रीज होती जाती है। अब कोन ऑफ फ्रिक्शन, कोन ऑफ फ्रिक्शन क्या है? जैसे अपने पहले निकाला था एन, ये था एन, ये आर, है ना। ये तो अपने एक केस के बारे में देखा था, जब वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। मान लो वो इस तरफ मूव करने लग गया, इस तरफ मूव करने लग गया, इस तरफ मूव, पीछे की तरफ मूव करने लग गया, है ना। अपन उस बॉक्स को कोई जो थोड़ी कि एक डायरेक्शन में ले जाएंगे, दूसरी डायरेक्शन में खींच के लगे, किसी और डायरेक्शन में खींच के लगे। तो इसका मतलब क्या है? जो ये आर है उसको अपन रिवॉल्व करा सकते हैं एन के अबाउट। मतलब आर अगर वो, मतलब पहला केस था जब वो इस तरफ खींच रहा था, मान लो अब वो इस तरफ खींचने लग गया, जो पी है इधर की जगह उसने सेकंड केस में इस तरफ लगा दिया, तो आर इस तरफ हो जाएगा, है ना। ऐसे ही आर को और किधर खींचोगे तो आर की वैल्यू उधर चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? आर को अपन रिवॉल्व करा रहे हैं एन के अबाउट। तो ये जब इसको रिवॉल्व कर रहे हैं एन के अबाउट तो ये एक कोन की तरह दिख रहा है, कोन दिख रहा है ना, ये ऐसे एक कोन की तरह दिख रहा है, ये देखो। तो इसलिए इसको बोल रहे हैं कोन ऑफ फ्रिक्शन। इस कोन ऑफ फ्रिक्शन में देखो, जब अपन स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन में ये था ना स्टैटिक फ्रिक्शन, इस वाले केस की बात कर रहे हैं, इससे इधर वाले केस की बात कर रहे हैं, है ना। इसमें जब ये वाला पॉइंट इधर है या इधर है या इधर है, 1 2 3, और ये लास्ट में मैक्सिमम पे अपन ने 4 लिख दिया, तो जब ये 1 2 या 3 किसी पॉइंट पर है मतलब वो मैक्सिमम से कम है, मतलब जब f इज इक्वल टू पी के बराबर है, तब उस केस में जो r है ना, जो r लाई करेगा वो कोन के अंदर लाई करेगा, मतलब कोन के कहीं अंदर, कोन के अंदर के साइड होगा कहीं। और जब r की वैल्यू, जब जो फ्रिक्शन है वो 0.4 पे चला गया, तब इसका मतलब म्यू एस एन हो गया f की वैल्यू। तब जो r लाई करेगा वो एकदम सरफेस पे लाई करेगा, उस कोन के वर्टेक्स की तरफ जाता हुआ। क्लियर? जो आपने कोन बनाया है, जब एफ की वैल्यू जो मतलब 1 2 3 पॉइंट है, मतलब मैक्सिमम से कम है, तो वो कोन के अंदर अंदर होगा, विद इन द कोइन होगा मतलब। और जब वो आर की, जब फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो आर आर जो है वो कहाँ लाई करेगा? एकदम कोन की सरफेस पे, मतलब बाहर की एकदम उसके ऑन दी कोन।
अब विद इन द कोन नहीं है, कोन नहीं है, समझे? तो ये जो एंगल है, कोन का जो एंगल है, जो ये कोन एंगल है ये वाला, जिसको अपन मान लो बीटा कह रहे हैं, तो ये वर्टेक्स एंगल है जो कोन का, जिसको मैं बीटा से कह रहा हूं, वो क्या होगा, डबल होगा 2 इंटू में एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना था अपना, अल्फा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का डबल होता है वो। क्लियर? जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स एंगल, ये वाला जो एंगल है कोन का, ये वाला एंगल कोन का, ये कितना होगा, 2 इंटू में अल्फा मैक्सिमम, डबल होता है स्टैटिक फ्रिक्शन के। क्लियर? तो ये हो गया कोन ऑफ फ्रिक्शन। समझ आया कोन कैसे बना? कोन बना है जब अपना पहला केस था ये वाला, तो ये तो एक नॉर्मल आर था, जब अपन केवल इस डायरेक्शन में ले जा रहे थे, इस तरफ, पर जब मैं पीछे की तरफ ले जाऊंगा इसको, मतलब दूसरी तरफ खींचने लग जाऊं, तब आर इस तरफ हो जाएगा। ऐसे ही मैं उस तरफ ले जाऊं तो आर इस तरफ आ जाएगा, ऐसे ही मैं इस तरफ लाऊं तो आर इधर आ जाएगा, मतलब एक कोन की तरह वर्क कर रहा है ये, इसके आउटर साइड, तो ये कोन बना रहा है, इसलिए इसको कहते हैं कोन ऑफ फ्रिक्शन। और अपन समझते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक एक्सपीरियंसिंग फ्रिक्शन, मतलब जो अपन ब्लॉक में फ्रिक्शन एक्सपीरियंस हो रहा है, तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम असली में कैसा होता है। अभी तो हमने देखा था एक नॉर्मल, पहले बनाया था अपन ने, तो अब देखो इसमें होता क्या है। जो अपन ने पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, ज्यादातर तो ये वाला, मतलब ये स्पेशल केस मतलब कि ज्यादातर तो इसका मतलब नहीं है जो अपन सीख रहे हैं, इस वाले पार्ट में अपन सीखेंगे। स्पेशल केस आता है जब अपना जो बॉक्स है वो टोपल होने वाला होगा, उस केस में इसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, वरना अपन इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये वाले पॉइंट को जो अपन अब सीखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम इसका। तो इसमें क्या है, जैसे अपन ने देखा था कि मान लो अपने जो वेट था वो इधर लग रहा है, मिडिल पे, मिडिल पे लगता है वेट तो हमेशा, फोर्स पी लग रहा है इधर, है ना। अब कह रहे हैं केस 1, जब अपन ने क्या करा, ये नॉर्मल फोर्स लगाया, ये फ्रिक्शन फोर्स लगाया, ये डब्ल्यू लगाया। अब देखो अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया अपन ने। अब इसको इक्विलिब्रियम में देखते हैं। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, समीशन ऑफ एफ एक्स, समीशन ऑफ एफ वाई और समीशन ऑफ एम। ये तीनों चीजें अगर जीरो हो तो वो कहते हैं अपन इक्विलिब्रियम में है, तो वो चेक करते हैं अपन। सभी समीशन ऑफ एफ एक्स क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एन, समीशन ऑफ एफ वाई क्या है, पी इज इक्वल टू एफ, पर एम, एम क्या मूवमेंट किसी पॉइंट के अबाउट, तो अगर एम इस पॉइंट के अबाउट लें अपन, ये वाला पॉइंट के अबाउट लें, तो एफ तो जीरो कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, पी आ रहा है, मतलब पी इंटू सम डिस्टेंस आ रही है ये वाली, मान लो इस डिस्टेंस को मैं बी लिख रहा हूं, तो पी इंटू बी, इसका मतलब क्या हुआ, ये जीरो नहीं हो पाया, तो इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, अपना जो एन फोर्स है वो इधर नहीं लगेगा, वो कहीं और इस पॉइंट पे या कहीं किसी पॉइंट पे लगेगा, इस कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे। तो अपन जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका अपने पे, तो हमेशा एग्जैक्टली फ्री बॉडी डायग्राम इसका क्या होता है, ये होता है, ये तो मिडिल पे लगेगा हमेशा, ये इस पॉइंट पे ना लग, मिडिल पे ना लग के थोड़ा सा डिस्टेंस पे लगता है एफ, और एफ नहीं, ये है एन, जो एन है वो थोड़ी सी डिस्टेंस पे लगता है, और जो फ्रिक्शन फोर्स एफ है वो तो कहीं भी लग सकता है, यहां 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 भी लग सकता है। क्यों? तो ये अपन क्यों कह रहे हैं कि इन पॉइंट पे लग रहा है, असली में हो क्या रहा है, असली में हो ये रहा है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो एक पॉइंट पर नहीं लगता है। फ्रिक्शन का क्या मतलब है, पूरे सरफेस के अबाउट फ्रिक्शन, मतलब जो सरफेस है और ये दूसरी सरफेस है मान लो, तो फ्रिक्शन क्या होता है, पूरी सरफेस के कारण, रब के कारण हो रहा है ना, वो एक पॉइंट रब के कारण नहीं हो रहा ना। तो जो फोर्स है, जो फ्रिक्शन एफ है, वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे सरफेस पे, मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा,
और जो उसका नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स क्या हो रहा है, 2 पॉइंट का रिएक्शन आ रहा है ना, तो वो भी किसी पॉइंट के नंबर आउट होकर पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब आपका अगर सरफेस ये वाली, ये ऐसी सरफेस है, मान लो रेक्टेंगुलर सरफेस है जो नीचे टच कर रही है ये वाली, तो जो नॉर्मल फोर्स होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी सरफेस पे ऐसे। मतलब किसी, जैसे अपन यहाँ एक पॉइंट पे लगा रहे थे ना, इधर देखो एक पॉइंट पे लग रहा है, वो पूरी एक पॉइंट पे ना लग के पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। सिमिलरली अगर इस पॉइंट में देखो, इस सिमिलरली जो फ्रिक्शन होता है वो भी पूरी सरफेस के रब के कारण होता है, किसी एक पॉइंट के रब के कारण नहीं होता, तो पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है ऐसे एफ, और एन ऐसे पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बट जो एफ है वो तो क्या कर रहा है, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे लग रहा है, मतलब इधर लगाएं अपन, इस पॉइंट पे लगाएं या इस पॉइंट पे लगाएं, इस पॉइंट पे लगाएं, पर लाइन ऑफ एक्शन तो उसकी सेम है। लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम है तो इसका इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा, सेम इफेक्ट रहेगा। बट एन का इफेक्ट आ रहा है, जो अपने देखा ना यहाँ पे एन का इफेक्ट क्या आ रहा है, अगर अपन कुछ एक्स डिस्टेंस पे लगाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे, अब इस केस में एम, इस केस में एम एक्स निकालेंगे, इस पॉइंट पर एम, तो क्या है P इंटू बी इंटू में प्लस में F इंटू में एक्स, तो इस केस में जीरो हो सकता है, जिस डिपेंड कर रहा है एक्स की कितनी डिस्टेंस है। तो मतलब अगर आपको एग्जैक्ट फ्री बॉडी डायग्राम बनाना जो एकदम सही हो, तो उसमें क्या होगा, कुछ डिस्टेंस पे लगेगा, और उस डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से, इसको मूवमेंट को जीरो करके देखेंगे कितनी डिस्टेंस पे आएगा ये, है ना। तो अपनी डिस्टेंस आ जाएगी कितनी डिस्टेंस हुई। इस वाले में जब अपन सेंटर पे लगाए थे तो देखा था अपन ने मूवमेंट जीरो नहीं हो पाया था, मतलब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं था, तो ये गलत था। तो ये वाला केस जो है, जो अपन मिडिल वाला, जो एफ एन जो मिडिल पे लगा रहे हैं, ये है पार्शियली सही। पार्शियल सही क्यों है, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हो रहा है, एफ वाई इज इक्वल टू जीरो हो रहा है, पर एम वाला जीरो नहीं हो पा रहा, मतलब पूरा इक्विलिब्रियम में नहीं है। पर इसका इफेक्ट नहीं आ रहा अगर अपन नॉर्मल क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो, मतलब तब अपन को ध्यान ही नहीं देना है कहाँ लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि अपन नॉर्मल क्वेश्चन में क्या करते हैं, सीधे डब्ल्यू इज इक्वल टू एन करते हैं, मतलब जब वहां पे अपन जो मूवमेंट है, कपल है, उसको अपन नहीं देख रहे होते हैं, कपल फोर्स को नहीं देख रहे होते हैं ना। बट अगर अपन को कपल फोर्स कब देखते हैं, जब अगर आपका जो ये है, आपका बॉक्स ऐसे है, आपने पी फोर्स लगाया, वो एन इस यहाँ पे, डब्ल्यू इसके एकदम मिडिल पे लग रहा था, है ना। पी अगर एन यहां तक गया, हाईएस्ट एन कहां तक जा सकता है, इसको, इस वाले डिस्टेंस को जो आपने पी फोर्स लगाया, ये वाला इतने ऊपर से खींचा मान लो, तो हाईएस्ट कहां तक जा सकता है, वो यहां तक जा सकता है, इससे इधर तो जा नहीं सकता, हवा में तो लग नहीं सकता। तो इसका मतलब अगर ये वाली डिस्टेंस एक्स, ये इसको कंपनसेट नहीं कर पा रही, मतलब इसमें एम जीरो नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या होगा, ये वाला टोपल हो जाएगा, मतलब ये ऐसे हो जाएगा, मतलब ये जो आप सीधा वर्टिकल था ये टेढ़ा हो जाएगा पूरा इस तरह से, पहले ये ऐसे था, टोपल हो गया ना इस पॉइंट के अबाउट। क्यों, क्योंकि इस टाइम में जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से है कि वो टोपल हो सकता है। उस केस में अपन को देखना पड़ेगा एन की डिस्टेंस, क्या सही में एन की डिस्टेंस की जरूरत है, तो उस केस में अपन को फ्री बॉडी डायग्राम इसको एक्चुअल बनाना पड़ेगा। ये वाला जो केस है ये एक्चुअल केस है, जो असली में फ्री बॉडी डायग्राम तो कुछ डिस्टेंस पे होता है, पर जब अपन को केवल फोर्स के बारे में देखना है, अपन को मूवमेंट नहीं देखना है, अपन को कपल के बारे में ध्यान नहीं देना है, जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे आगे उसमें अपन को मूवमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब अपन ये वाला लगा सकते हैं। मतलब ये सही तो नहीं है, पार्शियल सही है ये वाला केस, पर पार्शियल सही होने में भी अपन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, अपन इग्नोर कर पा रहे हैं मूवमेंट को, जो कपल है उसको इग्नोर कर पा रहे हैं, जो कपल का इफेक्ट आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें टोपल होने की जरूरत नहीं पड़ रही। क्लियर। तो एक्चुअल केस तो ये वाला है, एक्चुअल जो फ्री बॉडी डायग्राम होता है वो तो ये है, ये वाला जो कुछ डिस्टेंस पे होता है। पर एक्चुअल केस में कब जाएंगे, जब अपन को टोपल होने की मतलब लग रहा है कि अपन को जो ऑब्जेक्ट है वो टोपल हो जाएगा उस जगह से, तब अपन जाते हैं एक्चुअल में।
तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, अभी तक फ्रिक्शन आपको एकदम क्लियर होगा अभी एक एक पॉइंट। तो ये वाला वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आया, अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।